हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नंबर सेकंड। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपने नहीं देखा है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है, उसी के कंटिन्यूशन में मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ कि हम क्या पढ़ रहे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर चेकआउट कीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये समझ रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, समझने की ज़रूरत हमें ये होती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और इसके बाद हमने ये समझा इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसका जो इवोल्यूशन प्रोसेस है ये कैसा रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। दूसरी चीज़ हम पढ़ रहे थे कि मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम शुरुआत करने वाले थे कि किस तरीके से इसकी जर्नी शुरू हुई। एक थ्योरेटिकल जर्नी किस तरीके से शुरू हुई। देखिए, मैं आपको दो चीज़ें बताती हूँ। एक आपको पता होगा, एक होता है प्रैक्टिकल चीज़, ठीक है, और एक होती है थ्योरेटिकल चीज़ें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमेशा से, ठीक है, हज़ारों सालों से, मैंने आपको पहले ही बताया था इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको जब पढ़ा रही थी। अगर आप पहली बार चैनल पे आए, आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर सेकंड के सारे सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और ऑलरेडी वीडियोस जो है अपलोडेड हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, या फिर आप अगर सेमेस्टर वन के भी स्टूडेंट हैं, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सारे स्टूडेंट्स को जो है मैं पढ़ाती हूँ। तो आप जो है चेकआउट कर सकते हैं आपके रिलेटेड वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। इसके चैप्टर के नोट्स आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो मैं आपको आगे ये बता रही थी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वैसी ही है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हम पढ़ रहे थे कि जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस हमेशा से चलते आ रहे थे। हमेशा से ट्रेड कॉमर्स होता था, हमेशा से कॉपरेशन होता था, ठीक है, हज़ारों सालों से। मतलब आपको पता है, ऑफ कोर्स ही बात है कि जब कंट्रीज़ बनना स्टार्ट हुई तब से ही जो है आपस में कॉपरेशन होगा। ट्रेड के बिना जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लाइफ के लिए आपको ट्रेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आपको हमेशा से प्रैक्टिकली चीज़ें जो है हो रही थी, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आईआर एक बहुत ज़्यादा रिसेंट डिसिप्लिन है। मतलब रिसेंट टाइम्स में हमने आईआर को थ्योराइज किया है और हमने उसकी थ्योरीज बनाई है। अब हर चीज़ को हम पढ़ने लग गए, राइट। पहले हम चीज़ों को पढ़ते नहीं थे, सिर्फ करते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो अभी जैसे कि रिसेंट टाइम्स में हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हम करते हैं। हम जो है कुकिंग क्लासेस भी लेते हैं, तो हम उसको प्रॉपरली पढ़ते थे, ठीक है, पढ़ने लग गए हैं हर चीज़ को, प्रॉपर डिशेस, प्रॉपर हर चीज़ें, ठीक है। पहले के टाइम पे भी कुकिंग होती थी, लेकिन हम पढ़ते थे क्या, नहीं पढ़ते थे। वैसे ही जो होम साइंस का सब्जेक्ट होता है, हमारे जो पेरेंट्स, हमारे उनके पेरेंट्स, जो यूजुअली जो हाउस वाइफ्स होती है, बेसिकली वो ज़िंदगी भर से होम साइंस करते आ रही है, ठीक है। लेकिन अब होम साइंस क्या है, सब्जेक्ट भी है, उसको थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली चीज़ें अलग होती हैं और थ्योरेटिकली अलग होती है। तो प्रैक्टिकली बहुत टाइम से चल रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी, जैसे कि मैंने आपको बताया किस तरीके से डिफरेंट एम्पायर्स के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ज़्यादा क्वांट एसेंशियल कंपोनेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो मैंने आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, आज के टाइम पे आपको पता है आजकल हर चीज़ थ्योरेटिकली आप पढ़ते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है आपके पास नहीं रहती है, ठीक है। वो तो एक अलग बात है। बट हमारा यहाँ पर कंसर्न क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी मॉडर्न टाइम्स में मर्ज होकर आया है, ठीक है, 1887 ऑनवर्ड्स अभी हम पढ़ेंगे वुडरो विल्सन के बुक के द्वारा, ठीक है। तो वो जो इमर्ज होकर आया है, ये मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके पहले भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करता था, क्योंकि ये क्वांट एसेंशियल है। कैसे? तो क्वांट एसेंशियल ऐसे है क्योंकि मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि समझ लीजिए एक राजा है, ठीक है। एक राजा कितना काम करेगा, ठीक है। राजा और प्रजा के बीच का जो लिंक होता है वो होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो राजा और प्रजा के बीच में हमेशा एक इंटरमीडिएरी की ज़रूरत होती है, चाहे ब्रिटिशर्स का टाइम हो, वहाँ पर जमींदार्स हो, चाहे वो विलेज हेड्स हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी लोग हो, बट राजा एक लिंक है, उसके बीच में जो है मिनिस्टर्स रहेंगे। तो ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ठीक है। क्योंकि पब्लिक को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, और अब तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ चुका है, बिकॉज आपको पता है कि अब के टाइम में पॉपुलेशन इंडिया के कंटेक्स में आप देखेंगे बहुत इंक्रीज हो रही है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या एक प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभाल सकता है, नहीं संभाल सकता। तो हमें क्या चाहिए, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स चाहिए। उसके बाद हमें जो है इसके नीचे काम करने वाले जो है, हमें क्या चाहिए, सर्वेंट, जिसे हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं। जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, आप बहुत सारे लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी होंगे इसमें डेफिनेटली। तो ये जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो काम करते हैं, ये पब्लिक के लिए सेवा करते हैं, इसलिए हम इसे सिविल सर्वेंट्स कहते हैं।
तो बेसिकली सिविल सर्वेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि आम जनता तक पहुंचने के लिए सिविल सर्वेंट्स जो है वो काम करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है। तो ये ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हिस्ट्री के अंदर जब भी राजा लोग रहे होंगे तो उसके अंदर कोई काम करने वाला ना हो, क्योंकि काम करने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी हमेशा से, लेकिन प्रैक्टिकली होती थी। थ्योरेटिकली हमने ये जो शुरुआत की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ये हमने जो है 1887 ऑनवर्ड्स की। तो वही चीज़ें हम समझने वाले हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमने थ्योराइज कैसे किया। ये सारे सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं मैंने आपको फिर बताया। ये सब सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको, ठीक है। आपके अंदर ऑनेस्टी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। किस तरीके से आपको मेंटेन करना है, अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखना है। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, बट इसको अब थ्योराइज किया गया तो रिसेंटली 100-150 ईयर्स के अंदर। तो ये कैसे किया गया, यही चीज़ को समझना जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें जो है क्लियर है। अब लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, मैं आपको एक बार वो बता दूँ। तो लास्ट वीडियो में जो है हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे थे। और मैं आपको एक और चीज़ रिकैप में बता देती हूँ। इसके सिलेबस में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, 4 यूनिट है आपके उसके अंदर। और इसके अंदर हम एक एक अप्रोच के बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, रैशनल डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन की, और इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेडरिक्स की। ठीक है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि 4 यूनिट्स है और ये एक एक अप्रोच को हम डिटेल में समझेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत कहानी जैसा अगर हम इसे समझेंगे तो बहुत इजीली जो है ये यूनिट हमारा जो है बहुत इजीली ये सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है लेकिन बहुत इजीली जो है ये हो जाएगा, बहुत स्कोरिंग भी है ये। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने हिस्ट्री समझ ली थी, इसका जो इवोल्यूशन है वो समझ चुके थे हम किस तरीके से हुआ। अब हम समझने वाले थे एब्सोल्यूटिस्ट ट्रेडिशंस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूटिस्ट ट्रेडिशन क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट ट्रेडिशन वो होता है जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि राजा, यानी एक एब्सोल्यूटिज्म गवर्नमेंट जहाँ पर होती है, ठीक है। एब्सोल्यूटिज्म गवर्नमेंट जहाँ पर होती है हम उसे एब्सोल्यूटिस्ट ट्रेडिशन कहते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट ट्रेडिशन जो है, ऑफ कोर्स ही बात है, अभी जो लिबरल डेमोक्रेसी 200 सालों से, उससे पहले नहीं, जो इमर्ज हुई है उससे पहले मोस्टली एम्पायर्स हुआ करते थे जहाँ पर किंग जो है रूल किया करते थे। तो इसे हम एब्सोल्यूटिस्ट ट्रेडिशन कहते हैं, ठीक है। तो जितनी भी एम्पायर्स रह चुके हैं, चाहे वो इंडिया में देखिए, चाहे आप कोई भी कंट्रीज में देख लीजिए, वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिग्निफिकेंस दिखता है, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया। चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे मोनार्की हो, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, ओलिगार्की हो, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वहाँ पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब समझते हैं कि हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमें जो वर्क मिलता है, ठीक है, हमें जो वर्क मिलता है जो सबसे सिग्निफिकेंट है, और जो आपको हमेशा यही वर्क बार बार कोट किया जाएगा हर जगह पे, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आईआर हो, चाहे आपका आप सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़कर आए हैं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वहाँ पर भी आपको एक ही वर्क मिलेगा इंडियन कंटेक्स्ट में, क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत सारे वर्क आपको अच्छे नहीं मिलेंगे इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसे ही जो है हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, हर चीज़ में इसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट है ये, और बहुत बड़ा टेक्स्ट है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स देती हूँ। तो बेसिकली होता ये है कि 1905 तक की, ठीक है, मैं आपको बता दूं, 1905 तक के किसी को पता नहीं रहता है कि जो अर्थशास्त्र है ये जो है कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, ऐसा कुछ टेक्स्ट भी है। ऐसा कुछ भी टेक्स्ट जो है हमें नहीं पता चलता है, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम तक के और जैसे कि आप देखते हैं ना कि ट्रेडिशन ही जो होता है चला आ रहा है वो जो है डिसअपियर हो गया है, तब किसी को कुछ पता नहीं रहता है, ठीक है। 1905 में एक लाइब्रेरी में काम करते हुए एक लाइब्रेरियन रहते हैं, ठीक है, उनका नाम रहता है आर श्याम शास्त्री, और वो जो है उसको डिस्कवर करते हैं और 1909 में उसको पब्लिश करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ये कौन सा टेक्स्ट है, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना अननोन टेक्स्ट। अगर आप भी कभी कहीं जा रहे हो, आपको कुछ बहुत पुराना टेक्स्ट मिल गया, ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि 1909 में जो है इसे पब्लिश किया जाता है। और जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है, वो कब पब्लिश होता है? 1915 के अंदर। तो मतलब उसके बाद जो है वर्ल्ड को मालूम पड़ता है कि इंडिया के पास भी कोई टेक्स्ट है, ठीक है। और ये पॉलिटिकल इकोनॉमी
और बहुत सारी चीज़ों में हमें जो है देखने को मिलता है, काम में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो है इसकी लेंथ अगर हम देखें, इसका पीरियड अगर हम क्लासीफाई करें तो इसका कोई हमें पीरियड नहीं पता चलता। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें बहुत सारी चीज़ें करप्ट हो चुकी है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि ये प्रिजर्व नहीं है प्रॉपर्टी, तो इसमें ट्रांसलेशन में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसका जो पीरियड है ये है 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी CE तक के माना जाता है। कोई प्रॉपर हमारे पास एविडेंस नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम ऐसा मानते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऐसे कि ये जो है पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो ये जो है किसके कंटेक्स्ट में है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के। लेकिन वो भी हमें प्रॉपरली एविडेंस नहीं मिलते हैं, ठीक है। मतलब इसके कोई भी एविडेंसेस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक ऐसा टेक्स्ट है जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस है। इनफैक्ट इनके जो राइटर माने जाते हैं कौटिल्य या चाणक्य या उनको कोई विष्णु गुप्ता कहता है, इसके बारे में भी हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलते हैं। अब इसके बारे में अगर हम समझें तो बेसिकली होता ये है कि ये इसका हमें ना राइटर का नाम मालूम है, ठीक है ना, हमें इसका पीरियड मालूम है। और इसकी जो संस्कृत जो डिस्कवर होती है ये भी बहुत पुरानी टाइप की संस्कृत थी, तो इसे जो है रिकवर करने में बहुत टाइम लगा। इसके अंदर अगर हम बात करें तो 15 बुक है, ठीक है। कितनी बुक है? 15 बुक है। और अगर आप 15 बुक कह सकते हैं, 15 चैप्टर्स कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम देखेंगे 150 चैप्टर्स है, ठीक है। कितने चैप्टर्स है? 150 चैप्टर्स है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, टोटल ऑफ 180 टॉपिक्स है। बहुत बड़ी बुक है ये और बहुत इसमें कॉम्प्रिहेंसिव है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जब हम स्टडी करते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में कुछ भी और इन्फॉर्मेशन सॉलिड नहीं मालूम है, ठीक है। मालूम तो है लेकिन सॉलिड कोई इन्फॉर्मेशन हमें इनके बारे में नहीं मालूम है। तो ये आई होप आपको यहाँ तक जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर हम इंडिया के कंटेक्स में एब्सोल्यूटिस्ट ट्रेडिशन क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो क्योंकि हमारे पास एक सिग्निफिकेंट बुक है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सारी जो एम्पायर्स है उसके अंदर हमें एक सॉलिड बुक की जो है कमी मिलती है, ठीक है, वो हमें नहीं देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको समझते हैं तो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है एक एक चीज़ जो है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, किंग कैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स कैसे होने चाहिए, मिनिस्टर्स कैसे होने चाहिए, सब चीज़ इसमें डिटेल में डिफाइंड है, इसलिए इसे हम समझ सकते हैं। सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर इनको ऐसा भी माना जाता है कि एक तो मैंने आपको इनका नाम बता दिए दोनों, इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि इन्होंने जो है बिहार की डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था, ऐसा माना जाता है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अर्थ का मतलब क्या होता है। अर्थ का मतलब अगर आप आज अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ेंगे तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या रहेगा, उसका ट्रांसलेशन रहेगा अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र रहेगा। तो इससे क्या समझ में आता है, मतलब जो इकोनो अर्थ है, अर्थ का मतलब शास्त्र तो चलो ठीक है, आप कोई भी शास्त्र जो एक वर्ड है बहुत कॉमन है, स्टडीज आप बोल सकते हो, लेकिन इकोनो अर्थ का क्या मतलब है। तो अर्थ का मतलब अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग डिफाइन किया है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाते हुए अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो अर्थ का मतलब आप मटेरियलिस्टिक मीन्स या फिर मनी या फिर रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर या ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इसका नाम अर्थशास्त्र है, मतलब इसकी बुक का नाम क्या है, इकोनॉमिक्स है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कौटिल्य ये जो है पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स भी इसमें आता है और साथ साथ स्टेट क्राफ्ट भी आता है। तो बेसिकली वो कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर उस टाइम पे वो बताने की कोशिश करते हैं कि अगर गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या गवर्नमेंट काम कर सकती है? नहीं कर सकती, ठीक है। तो इट इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ गवर्नमेंट। तो कैसे रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे रिवेन्यू जनरेट करना है और फिर कैसे उस रिवेन्यू के साथ हमें जो है यूटिलाइज करना है, ये सारी चीज़ें जो है क्या है, ये सब चीज़ें अर्थशास्त्र का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। अब हमें एक और चीज़ समझनी है कि अगर हम देखें कि ये जो अर्थशास्त्र है इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो इसके अंदर जो है आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिखेगा, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस दिखेगा, पॉलिटिकल साइंस दिखेगा, हिस्ट्री दिखेगा, इकोनॉमिक्स दिखेगा, मिलिट्री आर्ट दिखेगा, बहुत सब्जेक्ट्स दिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट्स की कमी नहीं है, तो हम तो डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है पब्लिक मतलब इस पर्टिकुलर बुक में देखने को मिल जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि आप धर्म धर्म दंड में पढ़ चुके होंगे कि जब अपनी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई की होगी, तो कि जो हमारा जितनी भी चीज़ें जो है दंड नीति जिसे हम कहते हैं, पेनल पॉलिसी कहते हैं, लॉज कहते हैं, ये सब चीज़ें भी जो है इसका पार्ट बनती है।
डिटेल में हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, ताकि हमें अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इंडियन कंटेक्स्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, तो आप उसको डिफाइन कर सकें। अब उसके बाद हम समझते हैं कि वहाँ पर वो क्या बताने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हर इंडिविजुअल के लिए नॉलेज ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है, चाहे वो किंग क्यों ना हो, प्रिंस हो, हाई प्रीस्ट हो या मिनिस्टर्स हो, सबके लिए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बताते हैं, वो सब हम बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ एक चीज़, कि देखिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अगर मैं आपको बताऊँ, तो वो बताते हैं कि हायरार्की होनी चाहिए। हायरार्की जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हायरार्की होती है, उसको फॉलो करना होता है। एक क्लर्क है, पीयून है, एसडीएम है, डीएम है, ठीक है, कलेक्टर है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी होता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग काम होता है, तो उन्होंने हायरार्की के बारे में बताया, कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताया, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत ज़रूरी होती है। और बेसिकली उन्होंने सबसे पहले, मतलब पॉसिबली फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को भी कंसिडर किया इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब स्टैटिस्टिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन में कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन द कंटेक्स्ट ऑफ, अगर आप देखें कि किस तरीके से आज के टाइम पे जो है, आप आगे चल के समझेंगे कि मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, ठीक है। तो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है हर चीज़ साइंटिफिक फैक्ट्स के अकॉर्डिंग कंसिडर की जाएगी। स्टैटिस्टिक्स के डिसिप्लिन में एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना अपने आप में जो है एक मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, कौटिल्य वॉज द फर्स्ट पर्सन। देखिए, कौटिल्य को अक्सर जो है फोटोज़ में या फिर सीरियल में ऐसा बताया जाता है कि वो रिलीजियस पर्सन थे, बट कौटिल्य रिलीजियस पर्सन नहीं थे। इनफैक्ट उन्होंने जो वेदास की जो अथॉरिटी है, उनको उन्होंने जो है डिक्लाइन कर दिया था, हटा दिया था। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो वेदास जो थे वो फाइनल टेक्स्ट कंसिडर किए जाते थे बाय द हिंदूज, और उनके अकॉर्डिंगली जो है रूल किया जाता था, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू दी वेदास। बट कौटिल्य ने उनको जो है अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वेदा में और कोई धर्मशास्त्र कोई भी तरीके का हो, अगर उसमें और मेरा जो लॉ है, ठीक है, उसमें अगर कोई भी तरीके का कंफ्यूजन होता है, तो मेरा लॉ मतलब प्रिवेल करेगा। मतलब जो इंडिया का समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और वेदास है, क्योंकि उस टाइम पर भी देखिए आपको देखने को मिलता है कि कुछ चीज़ें जो ऐसी थी, चाहे वो वेद में हो, रामायण में हो, महाभारत में हो, मनुस्मृति में हो, ये सब उस टाइम पे मनुस्मृति मोस्टली जो है धर्मशास्त्र कंसिडर की जाती थी। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब में बहुत सारी जो है सोशल इविल्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, बहुत सारे सोशल इविल्स एग्जिस्ट करते थे। डॉरी सिस्टम, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, और बहुत सारी आपको एन नंबर ऑफ है, तो आपको आपको पता ही होगा, आपने रिसर्च की होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कौटिल्य ने इसलिए बताया कि लॉज जो है वो कैसे होने चाहिए। लॉज हमेशा ऐसे होने चाहिए कि वो जो है कभी भी आप ध्यान रखिए कि मतलब जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी रिलीजन है, सबको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की परमिशन है, ठीक है। बट उसके बाद फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल वेदा में दिया हुआ है कि अगर आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इस तरीके का जो डिवीजन है, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करना है। और आपको दिया हुआ है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करनी है, या फिर आपको ये दिया गया है कि आपको जो है क्या कहते हैं सती सिस्टम प्रैक्टिस करना है। तो ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते इंडिया में, ठीक है। आप ये बोल के नहीं कर सकते कि मेरा रिलीजन है, मैं करूँगा या करूँगी। तो बेसिकली ये जो चीज़ है कि रिलीजन अलग है, स्टेट अलग है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये उस टाइम पे इमर्ज होकर आया कि हाँ, रिलीजन अलग है, स्टेट अलग है। और अगर रिलीजन की कोई चीज़ टकराती है विद स्टेट, तो स्टेट प्रिवेल करेगा, ना कि रिलीजन। आई होप आपको ये चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर क्लियरली दिया गया है, ठीक है, उन्होंने 4 हिस्सों में लॉज को बांटा। एक है सेक्रेट टेक्स्ट, एक है अर्थशास्त्र के रेगुलेशन, ठीक है, एक है कन्वेंशंस, और एक है रॉयल डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ही मेक्स इट क्लियर दैट द कॉर्पोरल लॉ शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर द सेक्रेट लॉ इन केसेस वेयर दे कॉन्ट्राडिकेट। तो यहाँ पर यही लिखा है, द सेक्युलर टेनर ऑफ अर्थशास्त्र एलिवेट्स पॉलिटिक्स ओवर रिलीजन। यही चीज़ मैंने आपको भी समझाई।
ठीक है, यहाँ पर तक आपको आई होप सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। और बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर डिटेल में पढ़ने जाएंगे, वैसे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा अर्थशास्त्र समझेंगे, ठीक है। आपको अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है अभी, तो हम सिर्फ इसका कुछ एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे। तो हमें बताया जाता है वहाँ पर, वो बताते हैं, एक मैं आपको बात बताती हूँ कि वो बताते हैं कि जो करप्शन का जो प्रॉब्लम है, जहाँ पर जो है करप्शन को ख़त्म करने के लिए वो कुछ उपाय देते हैं, ठीक है, कुछ सजेशंस देते हैं। वो बताते हैं कुछ स्पाइस को हायर करते हैं, कुछ जासूसों को हायर करते हैं, ठीक है। जैसे कि होता है ना, आपने मूवीज़ में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा। जैसे कि समझ लीजिए आपको डाउट है कि कोई इंसान ब्राइब ले रहा है क्या, आपने कि स्पाई को हायर किया, ठीक है। आपने जाके उसको बोला कि इसको ब्राइब दे दीजिए और टेस्ट कीजिए। अगर उसने ब्राइब एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है, फिर आप उसको जॉब पे से निकाल दोगे। तो ये एक तरीका, ये कौटिल्य ने भी जो है बताया है, ठीक है। तो कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं कौटिल्य के, जिसको मैकियावेलियन आइडियाज़ भी कहा जाता है। मैकियावेली कौन थे आपको पता है? 15th सेंचुरी के एक बहुत फेमस राइटर थे, ठीक है। बाद में जाकर उनका वर्क जो है पब्लिश होता है। उन्होंने द प्रिंस लिखी थी। ये प्रिंस को कैसा होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा रियलिस्ट माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कौटिल्य के आइडियाज़ को मैकियावेलियन कहने का मतलब ये है कि दोनों भी रियलिस्ट है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि भाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना आइडियलिस्ट बातें नहीं हो रही है कि हाँ सब अच्छा होगा, मतलब बोलते हैं ना कुछ चतुर ट्रिक्स हो गई, कुछ ऐसी मतलब जो है चतुराई वाली बातें जो है वो आपको वहाँ मिलेगी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कौटिल्य के जो है वेलफेयर स्टेट का भी जो है बहुत अच्छा जो है एग्जाम्पल दिया था। आज के टाइम पे जो वेलफेयर स्टेट आप देखते हैं, ठीक है, आज के टाइम पे जो वेलफेयर स्टेट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको अब मिलता है कि जो पुअर हो चुके हैं उनको आप देखेंगे कि होम ओल्ड एज पेंशन मिलती है, और जो गरीब लोग हैं उन्हें राशन मिलता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है ये उनके टाइम पे जो है उन्होंने जो है एक तरीके का आइडियल स्टेट बनाने की कोशिश की, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को टैक्स नहीं भरना है, ठीक है, और कुछ लोग जो है क्या कहते हैं उनको जो है एडवांटेज मिलेगा। उसके बाद उन्होंने जो है बहुत अच्छे से जो है बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि किस तरीके से हमें वेल्थ एक्योर करना है, ये उन्होंने बताया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि जो अर्थशास्त्र में उन्होंने जो बताया है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये बताया है कि किस तरीके से आपको जो है किस तरीके से अथॉरिटी मेंटेन करनी है। तो अथॉरिटी मेंटेन करने के लिए, ताकि कोई रिवॉल्ट ना करे, उन्होंने किंग को सुप्रीम बताया, किंग को सेंटर में बताया है ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सारी जितने भी चीज़ें होती है किंग की वो प्रायोरिटी है, ठीक है। और किंग जो ऑर्डर देंगे वो क्या रहेगा, फाइनल और सुप्रीम रहेगा। लेकिन आज के टाइम पे ये क्या चीज़ हम फॉलो कर पाते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि आज के टाइम पे जो सेटअप है वो डेमोक्रेटिक सेटअप है, ना कि जो है एक मोनार्कियल सेटअप है। तो बेसिकली हम जो चीज़ें आइडियाज़ ले सकते हैं फ्रॉम कौटिल्य अर्थशास्त्र, वो वही आइडियाज़ ले सकते हैं जो हम डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में सेटअप कर पाए, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे हम किंग को सुप्रीम नहीं मानते, किंग के साथ पार्लियामेंट है, उसके जो मेन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है। कोई भी लॉ पास करने के लिए आपको बहुत सारा प्रोसीजर है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो बेसिकली ये जो एक प्रोसीजर है ये फॉलो किंग को करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हम नहीं ले सकते फ्रॉम द कौटिल्य अर्थशास्त्र, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मेंशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जर्नी होने वाली है ये, ठीक है। तो ये जर्नी है, इसमें हम ये समझेंगे कि एज अ डिसिप्लिन ये जब स्टैब्लिश हुआ, एज अ सब्जेक्ट जब ये स्टैब्लिश हुआ, जब हम इसे स्टडी करना हमने स्टार्ट किया एज अ पेपर, तो ये किस तरीके से हुआ और इसका ओरिजिन किसने किया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और उसमें बहुत सारे अप्रोचेस हम पढ़ेंगे, बहुत सारे पैराडाइम्स पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, क्योंकि ये आप कहानी जैसे समझना, ठीक है। आप ऐसे सिर्फ पढ़ लोगे इसकी ये अप्रोच है, उसकी ये अप्रोच है, इसने ये बनाया वो बनाया और एग्ज़ाम में लिख दोगे, कुछ मज़ा नहीं आएगा। आप जब तक उसको फील नहीं करोगे किस कंटेक्स्ट में ये जो है इमर्ज होकर आया, क्यों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की ज़रूरत पड़ी, ऐसे क्या सिचुएशन थी, और ये किसके पेपर्स के द्वारा आया, कौन सी किसने बुक लिखी, ये सारी चीज़ें हम जब समझेंगे डिटेल में तो आपको जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और हम शुरुआत करेंगे मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरव्यू ऑफ थ्योरेटिकल जर्नी की। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।